हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बेटा वो ऊपर से ऊपर चल रही होगी। और उसके अंदर भी बेटा रिवीजन आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जितना आप आगे बढ़ रहे होंगे उतना ही आप पीछे की चीजों को लेके चल रहे होंगे। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप रिवीजन खुद से कर रहे होंगे, बट आपकी ही हेल्प करने के लिए जो है बेटा मैं आपके लिए लेके आता हूँ रिवीजन में क्या बेटा रैपिड रिवीजन, जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं बेटा 10 to 15 सेकंड्स के अंदर जितना हमने एक लेक्चर के अंदर पढ़ा है उतना हम आपको पढ़ा दें और सारी सारी चीजें जो है बेटा हम आपको रिवाइज करा दें। तो आज हम किसका बेटा रैपिड रिवीजन लेके आए हैं। आज मैं आपके लिए बेटा प्लांट किंगडम का लेक्चर 1 का रैपिड रिवीजन आपके साथ लेके आया हूं। और चलो आओ इसी के साथ शुरू करते हैं। आपको याद होगा बेटा हमने जो शुरुआत एल्गी के साथ करी थी, तो आओ चलो शुरुआत करते हैं बेटा रैपिड रिवीजन की। चलो आओ देखो, तो देखो आओ। तो बेटा हमने क्या बताया था, इसमें हमने शुरुआत करी थी सबसे पहले बेटा आपकी क्लासिफिकेशन के साथ। तो आपको याद होगा बेटा क्लासिफिकेशन का कुछ हिस्सा हम पढ़ के आते हैं लिविंग वर्ल्ड में, तो कुछ हम जो है यहाँ के क्लासिफिकेशन आपका देखते हैं। तो आप बेटा क्या देखते हो जब आप बेटा क्लासिफिकेशन देखते हो, यहाँ क्या देखते हो आप क्लासिफिकेशन के अंदर। बेटा आप देखते हो क्लासिफिकेशन किसने दिया था बेटा, सॉरी हम क्लासिफिकेशन यहाँ पढ़ने वाले हैं बेटा सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था बेटा, ये आपके दिया था एरिस्टोटल और लीनियस ने। किसने दिया था, एरिस्टोटल और लीनियस ने। आपको पता है बेटा जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो किसके ऊपर बेसिस था, उसका जो बेसिस होता था वो तो होता था बेटा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि या फिर आप कह सकते हो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। जितने भी बेटा आप बाहर के कैरेक्टर्स देख रहे हो आप उसी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते थे। अगर आपको किसी के अंदर सेम बेटा ऐसे ही आपको दो हाथ दो आंखें एक नाक एक होठ और ये ऐसे आपको दिख रहे हैं तो आप क्या करते थे, इन सबको ह्यूमंस में डाल दो। अगर आपको कुछ ऐसा पेड़ का सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ जो आपको सपोज करो आप जैसे आम के पेड़ देखे आपने, तो आपको 3 4 पेड़ सेम लगे तो आपने सबको आम के पेड़ कह दिया। तो मतलब आप देखते थे क्या मॉर्फोलॉजी आपको कि किस तरीके से उसका बाहर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक। तो इसके ऊपर ही बेटा अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड होता था। अब बेटा ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स शब्द हमने यहाँ क्यों यूज करा, इसलिए करा क्योंकि बेटा आप देखते हो किसी प्लांट के अंदर तो आप देखते हो बेटा दो, आप देखते हो एक तो वेजिटेटिव पार्ट होता है, एक आपका होता है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स बेटा वो कैरेक्टर्स होते हैं जो आपके एंड्रोशियम और गाइनोशियम से रिलेटेड होते हैं। बेटा ये सेक्स ऑर्गन्स हैं आपके, काइंड ऑफ सेक्स ऑर्गन्स आपके किसके अंदर बेटा, आपके प्लांट के अंदर, ठीक। एंड्रोशियम गाइनोशियम जो कि आप आगे पढ़ोगे, अभी आपको नहीं दिमाग लगाना है। इसके अलावा बेटा जो रूट स्टेम लीफ आप देखते हो, यानी कि जिनका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उनको हम कहते हैं बेटा वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो जैसे कि बेटा उनकी हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीफ, ये सब आते हैं आपके वेजिटेटिव कैरेक्टर और यही सब है आपके क्या बेटा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो इन सबको जो है इंक्लूड करा गया किसके अंदर बेटा, आपके आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर। जो बेटा एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर है, क्योंकि बेटा आपका एक तरीके से फीमेल सेक्स ऑर्गन है किसका बेटा, आपका प्लांट के अंदर। तो बेटा ये एक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो कि आपके लिया था किसने, लीनियस ने। और बाकी आपके एरिस्टोटल जी ने क्या लिया था, आपके एरिस्टोटल जी ने लिया था आपके बेटा वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को लिया था क्लासिफाई करने के लिए, ठीक। अब इन्होंने पता बेटा क्या करा था, इनके जो इन्होंने क्या करा था, इनका जो क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड था किसके ऊपर, कुछ ही कैरेक्टर्स के ऊपर। आप सपोज करो यार आप कुछ ही कैरेक्टर लोगे तो आप काफी चीजों को मिस आउट कर जाएगा। जैसे कि आप किसी स्कूल में जाते हो तो आप वहां आपने एक कैरेक्टर ले लिया कि बच्चे। तो बेटा स्कूल के अंदर आपको दो चीज देखने को मिलेंगे, आपको एक टीचर्स देखने को मिलेंगे, आपको एक स्कूल का स्टाफ देखने को मिलेगा। बेसिकली टीचर्स को स्टाफ के अंदर ही आप डाल दो, बाकी आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट। अब आपने सिर्फ एक ही क्राइटेरिया लिया, आपने कम क्राइटेरिया लिया, तो आप उनको कैसे क्लासिफाई कर रहे हो, ये हमारे स्टाफ है, ये हमारा जो है बेटा स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट के अंदर भी तो बेटा क्वालिटी है आपकी, आपके कोई 10th का स्टूडेंट है, कोई 12th का स्टूडेंट है, कोई 11th का स्टूडेंट है। आपने उनको और फर्दर क्लासिफाई नहीं करा, आपने कम लिया। तो आपने जब आप कम लेते हो ना बेटा आप कैरेक्टर्स, तो आप क्या करते हो, सेपरेट कर देते हो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को। यानी कि जो दोनों एक साथ एक ही ग्रुप में आनी थी आपने उनको अलग अलग कर दिया। क्यों, क्योंकि आपने बहुत कम कैरेक्टर लिए, समझ रहे हो आप। आपने जैसे बच्चे लेके आपने क्या करा, आपने अपनी क्लास के कैरेक्टर, यानी कि बेटा अगर आप अपनी क्लास को लेते 6 क्लास, तो आप क्या करते, आप सपोज करो 6 क्लास के स्टूडेंट हो तो आप क्या करते, आप दोनों एक ही से जो 6 क्लास में पढ़ते हैं आप वो एक साथ आते, पर आपने स्टूडेंट लिया तो आपके साथ 12th वाला भी आ गया। आप इससे क्या करते हो, आप जब बेटा कम कैरेक्टर्स लेते हो तो जो स्पीशीज एक ग्रुप के अंदर आती है उनको आप दूर दूर कर देते हो, ठीक। अब इसका बेटा ड्रॉबैक क्या था, ये भी बेटा एक तरीके से इसका ड्रॉबैक ही है कि इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स लिए थे। इसके अलावा बेटा इन्होंने इक्वल वेटेज दी थी किसको, वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को। अब बेटा वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को आप एक देखिए, एक ही जो है बेटा आप क्या कहते हो, इक्वल वेटेज आप दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि अगर बेटा कोई भी एनवायरनमेंट के अंदर चेंज होता है ना तो सबसे पहले बेटा आप देखते हो कि लीफ, रूट, स्टेम, इनके ऊपर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है इन कंपैरिजन टू बेटा एंड्रोशियम और गाइनोशियम। यानी कि जो बेटा रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसके, आपके प्लांट के, तो उनके ऊपर कैरेक्टर्स के ऊपर असर इतनी जल्दी नहीं पड़ता, वो लंबे समय तक स्टेबल रहते हैं। जबकि आपके वेजिटेटिव जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत इजीली इफेक्ट होते हैं किससे, एनवायरनमेंट से। तो दोनों को इक्वल वेटेज आप कभी दे ही नहीं सकते बेटा। हमेशा जो है बेटा आपकी क्या कहते हैं, आपकी जो इंपॉर्टेंस है वो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स की बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो आप इक्वल वेटेज दोनों को दे ही नहीं सकते। तो ये भी इनकी जो है बेटा बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक। तो बेटा ये भी आपको समझ में आ गया है। देन इसके बाद आता है बेटा नेचुरल क्लासिफिकेशन। जैसे ही बेटा आगे बढ़ते हैं तो पुरानी की गलतियों से सीखा जाता है।
तो पुरानी में गलती क्या थी कि कैरेक्टर्स कम लिए थे, तो हमारे बेटा बेंथम साहब ने और हुकर साहब ने ये गलती नहीं करी। जॉर्ज बेंथम और बेटा जोसेफ डाल्टन हुकर, नाम पूरा याद होना चाहिए बेटा, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने ऐसी कोई गलती नहीं करी नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर। इन्होंने जो है बेटा एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कैरेक्टर्स लिए। अब आप सोचो सर इन्होंने उसका क्लासिफिकेशन का नाम आपका आर्टिफिशियल क्यों था और इसका नेचुरल क्यों है? बेटा आर्टिफिशियल इसलिए था क्योंकि उन्होंने क्या करा था, जो अलग अलग स्पीशीज थी उनको एक ही जगह पर लाके रख दिया, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था ये जो क्लासिफिकेशन है ये एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, इसका कोई बेसिस ही नहीं है। आप जबरदस्ती जो दो अलग अलग चीजें आप उनको एक साथ डालना चाह रहे हो, इसलिए उसका क्लासिफिकेशन का नाम आर्टिफिशियल दिया गया। इसका नेचुरल क्यों दिया गया? क्यों क्यों क्योंकि इसके अंदर बेटा एक्सटर्नल कैरेक्टर के साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर्स को लिया गया, जिसके अंदर बेटा सेल का स्ट्रक्चर लिया गया, एम्ब्रियोलॉजी ली गई, यानी कि बेटा जो एम्ब्रियो होते हैं किसके कैसे कैसे एम्ब्रियो बन रहे हैं उनकी स्टडी को इन्वॉल्व करा गया, इसको कहते हैं हम एम्ब्रियोलॉजी। बेटा फाइटोकेमिस्ट्री को इन्वॉल्व करा गया, इसके अलावा बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर जिसे एनाटमी कहते हैं उसको भी यहाँ इंक्लूड करा गया। यानी कि इन्होंने काफी सारे इन्होंने कैरेक्टर्स लिए, इन्होंने काफी सारे कैरेक्टर्स लिए, तो इनका क्लासिफिकेशन काफी अच्छा था, जिसकी वजह से जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी वो जो है बेटा एक ही जगह पर आके जो है एक ही ग्रुप में शामिल हो गई, जिसकी वजह से इनका जो था बेटा नेचुरल क्लासिफिकेशन लगने लगा। क्यों? क्योंकि जो लोग दोनों सेम स्पीशीज हैं जिनको बेटा आपके एक ही ग्रुप में आना था वो एक ही ग्रुप में आई, ना कि अलग अलग चले गई, इसलिए बेटा इसे नेचुरल क्लासिफिकेशन कहा गया, उसे आर्टिफिशियल कहा गया। ठीक समझ में आ गया आपको बेटा नेचुरल आर्टिफिशियल क्यों कहा गया? अब बेटा इसके बाद आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। बेटा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है? बेटा ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है आपकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। यानी बेटा जितने भी आप ऑर्गेनिजम्स देखते हो, अगर बेटा हम मान के चलते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म जो आपका सेम टेक्सोन का है, यानी कि बेटा टेक्सोन क्या होता है आपको याद होगा बेटा, टेक्सोन और कैटेगरी। टेक्सोन जो है बेटा वो रियल होता है, जबकि कैटेगरी आपका जो है वो रियल नहीं होता। टेक्सोन क्या है? जैसे सोलेनेसी अपने आप में बेटा एक टेक्सोन है, ठीक। आप देख सकते हो इंसेक्टा अपने आप में एक टेक्सोन है। इसके अलावा बेटा मेमेलिया अपने आप में एक टेक्सोन है। जब भी आप इनको सुनते हो आप इनके साथ कुछ कैरेक्टर्स एसोसिएट करते हो, ठीक। तो आप क्या देखते हो, जब अगर आप किसी को सेम टेक्सोन में डाल रहे हो, जैसे कि बेटा सोलेनेसी में मैं किसी को डालता हूं तो सोलेनेसी, या फिर मैं इंसेक्टा में किसी को डालता हूं तो बेटा जिनको मैंने इंसेक्टा के अंदर डाला है बेटा XYZ को, जिसको मैंने इंसेक्टा के अंदर डाला है, इंसेक्टा टेक्सोन के अंदर, तो बेटा उनका जो कॉमन एंसेस्टर होगा, यानी कि उनका कोई पूर्वज जो होगा वो एक ही रहा होगा, उन्हीं से ही आगे डिवाइड कर करके जो है बेटा इस तरीके से जो है ये स्पीशीज बनी, जिनको जो है एक ही टेक्सोन के अंदर डाला गया। तो इनके अंदर हम चेक करते हैं बेटा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनका बेटा इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। कहीं ना कहीं अगर वो दोनों सेम कॉमन एंसेस्टर से आई है तो बेटा कहीं ना कहीं वो आगे जाके लिंक करेंगी, आपको देखते हुए मिलेंगी, ठीक। तो बेटा इसके लिए हमें यूज करना होता है बेटा, क्या हमें नीड होती है फॉसिल्स की। अब सर ये फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स होते हैं बेटा अवशेष, जो आप देखते हो सपोज कल को मैं मर जाता हूँ, आगे रोबोट्स आएंगे, रोबोट्स को कैसे पता पड़ेगा कि उस टाइम के, अपने टाइम के बेटा ह्यूमंस ऐसे होते थे, सपोज कर उनको मेरा स्केलेटन मिल जाएगा, वो बेटा जमीन के नीचे ही मिलेगा, जब जमीन के नीचे निकाल के देखेंगे मेरे स्केलेटन को देखेंगे, ओहो ऐसा सिर होता था, ऐसी आंखें, यहाँ एक नाक, ये होठ, ये दो कान, ये दो हाथ, और इस तरीके से पूरी बॉडी होती थी, ओहो ये था पहले ह्यूमन का स्ट्रक्चर। तो बेटा ये जो देखने को मिलता है इन्हीं को हम कहते हैं फॉसिल्स। तो अब बेटा फॉसिल्स तो हर किसी के मिल नहीं सकते, दैट मीन्स इसको स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम बेटा इसके लिए सहारा लेते हैं किसका? आपके जो है बेटा हम मदद लेते हैं किसकी? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की। एक साइटोटेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी में क्या पढ़ते हैं बेटा? साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, यानी कि सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि बेटा क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के बारे में पढ़ते हैं, उसके नंबर को पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। और कीमोटेक्सोनॉमी में किसकी मदद ली जाती है बेटा? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की ली जाती है। तो बेटा जो आपकी क्लोजली रिलेटेड कहीं ना कहीं स्पीशीज होंगी, जिनका यानी कि जो कहीं ना कहीं सेम होंगी, जिनको एक साथ रखा जा सकता है, उनके केमिकल जो कंपोजिशन होगा, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उनके अंदर मिलेंगे वो भी काफी हद तक सेम मिलेंगे। अब आपके मन में आएगी सर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होती है? तो बेटा जो आप न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी देखते हो उसके अंदर क्या कराया जाता है बेटा? कंप्यूटर का इस्तेमाल कराया जाता है, जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी कराया जाता है एक ही सेम टाइम के ऊपर। अब होता क्या है, सपोज कर मुझे कोई आपका एक प्लांट मिल गया, कोई उसके अंदर मैं देखूंगा ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स की, उसके अंदर लीफ कितनी है, उसके अंदर रूट कैसी है, स्टेम कैसी है, और इसको करते हुए बेटा सभी कैरेक्टर्स को मैं कुछ नंबर और कोड असाइन कर दूंगा, ठीक। और देन मैं उसे सेव कर दूंगा एक कंप्यूटर के अंदर, एक कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम है उसके अंदर मैंने सेव कर दिया। अब जैसे ही मुझे जो है बेटा, मैंने पहली बार तो उस प्लांट के सारे कैरेक्टर्स को जो है बेटा कुछ कोड और असाइन करके उसको डाल दिया कंप्यूटर के अंदर। अब मुझे कोई और प्लांट मिलेगा तो मैं उसी को डालूंगा, उसी के जब कैरेक्टर को डालूंगा, मैं नंबर और कोड दे रखा, मैं जैसे तुरंत उसको टाइप करूंगा, उसको कैरेक्टर को डालूंगा तो वो मुझे बता देगा कि यार इसके अंदर ये कैरेक्टर मिलता है। तो इसकी मदद से जो है बेटा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की हेल्प से मैं एक ही समय पर काफी सारे कैरेक्टर्स को स्टडी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोग्राम में फटफट से जो है कुछ कैरेक्टर नंबर डाले और उनसे जो है मैंने सारा कुछ एक तरीके से उनमें कंपेरिजन करते हुए हमने आपको निकाल दिया, उनको जो है सही से प्लेस कर दिया, ठीक। जैसे कि बेटा आप जब शॉपिंग करते हो तो आप
ऐप के अंदर जाते हो तो वहाँ फिल्टर करके आपको मिलता है, तो आप फिल्टर डाल दो। तो अगर आप सपोज करो आप अपने लिए जीन्स खरीदने गए तो आप वहाँ कलर डाल दोगे, वहाँ आप जो है आप डाल सकते हो अपना प्राइस की, यार मेरी प्राइस रेंज ये है। तो आप इस तरीके से जो है बेटा फिल्टर कर लेते हो जो जो आपको चाहिए होता है। इसी तरीके से बेटा कंप्यूटर का भी इस्तेमाल करा जाता है टेक्सोनॉमी के अंदर। तो बेटा ये भी आपको जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और बेटा जितने भी लोग जो यहाँ सीधे आके देख रहे हैं, तो बेटा यहाँ जो इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है सारे के सारे कैरेक्टर्स को। अब बेटा जिन लोगों को ये अजीब लग रहे हैं, दैट मीन्स वो लोग जो हैं आपके सीधे यहाँ कूद के आए हैं, वो हमसे पहले पढ़ के नहीं आए। जो पढ़ के आए उसे तो बहुत आनंद आ रहा होगा, उसे तो बहुत मजा आ रहा होगा कि कितने बेहतरीन कितने स्मूथ तरीके से जो है बेटा आपकी, इतने ही स्मूथ तरीके से जो है बेटा वो आपकी क्या चल रही है, आपकी जो है बेटा क्या कह रहे हैं, आपका रिवीजन चल रहा है। आओ देखो आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद होगी बेटा क्या हमने आपको जो है कंसेप्ट बताया था हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का। याद है बेटा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का हमने लाइफ साइकिल में क्या बताया था बेटा, स्पोर होता है। एक जो स्पोर होता है वो आगे जर्मिनेशन करता है। जर्मिनेशन का मतलब क्या है बेटा, माइटोसिस करता है। माइटोसिस करता है दैट मीन्स बेटा एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं बेटा गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट के पास प्रेजेंट होते हैं सेक्स ऑर्गन, एक होता है मेल सेक्स ऑर्गन, एक होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। दोनों के दोनों जो है बेटा आपके प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स, किससे, माइटोसिस से। क्यों? क्योंकि बेटा सेक्स ऑर्गन की भी जो प्लॉइडी है वो है आपकी क्या बेटा, एन। तो बेटा मेल गैमीट बनता है, फीमेल गैमीट बनता है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट माइटोसिस करके एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट। वो आगे जाके मियोसिस करके स्ट्रक्चर बनाता है स्पोर। इस तरीके से पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है, इस तरीके से पूरी लाइफ साइकिल आपकी जो है चलती रहती है। ठीक, फिर हमने बात करी बेटा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की। तो बेटा इन दोनों में आपको जो है दो मेन स्टेज देखने को मिली। एक देखने को मिली कौन सी बेटा, गैमीटोफाइट। एक देखने को मिली स्पोरोफाइट। अब आपने क्या देखा बेटा, कहीं ना कहीं एक लाइफ साइकिल के अंदर एक ही मेन स्टेज होगी, या तो गैमीटोफाइट होगी या बेटा स्पोरोफाइट होगी। जिसके अंदर गैमीटोफाइट होगी यानी बेटा वो हैप्लॉइड होगा, और जिसके अंदर स्पोरोफाइट होगी वो डिप्लॉइड होगा। तो आपकी जो एल्गी जो होती है बेटा वो आपकी हैप्लॉइड होती है, और ड्राईफाइट आपके हैप्लॉइड होता है। इसी तरीके से बेटा टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है वो आपके डिप्लॉइड होते हैं। क्यों? क्योंकि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर जो है आपकी स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है, जबकि एल्गी और ब्रायोफाइट के केस के अंदर बेटा जो है गैमीटोफाइट आपकी मेन प्लांट बॉडी होती है। देन इसके बाद हमने पढ़ा था बेटा लाइफ साइकिल का कंसेप्ट, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बेटा वो लाइफ साइकिल होती है जिसके अंदर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक, यानी कि जो आप पूरी साइकिल को देखोगे आप देखोगे कि जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड, उनके अंदर जो टाइम ड्यूरेशन है वो हैप्लॉइड का ज्यादा है तो बेटा हैप्लॉन्टिक कहते हैं, अगर डिप्लॉइड का ज्यादा है तो डिप्लॉन्टिक कहते हैं, अगर दोनों का ऑलमोस्ट सेम साइज है तो उसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं। तो एल्गी बेटा आपकी हैप्लॉन्टिक होती है, ज्यादातर आपको हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। जो आपको डिप्लॉइड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो बहुत कम समय के लिए सर्वाइव करता है। ठीक, ड्राईफाइट, टाइडोफाइट आपके दोनों हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं, यानी कि दोनों स्ट्रक्चर काफी सेम समय तक जो है बेटा सर्वाइव कर रहे होते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में बेटा ये डिप्लॉन्टिक होते हैं। ठीक, इसके बाद बेटा हमने आपके एल्गी के बारे में बताया कि एल्गी की 3 क्लासेस होती हैं, जैसे कि बेटा आपको दिख रहा है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। इनको कॉमनली कहते हैं बेटा, ग्रीन एल्गी को कहते हैं क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी को कहते हैं फियोफाइसी, रेड एल्गी को कहते हैं रोडोफाइसी। अब बेटा अब मैं आपको बताने वाला हूँ तीनों के एग्जाम्पल मैं बोल के बता रहा हूँ, मैं आगे स्लाइड्स पर भी लेके जाऊंगा बट पहले बोल के बता रहा हूँ तो सुनना ध्यान से। बेटा ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल कहते हैं, आप याद करो, आपको मैंने बताया था स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, इसके अलावा बेटा यूडोरिना, कारा, क्लेमाइडोमोनास और कोलेरा। और जो बेटा क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला बताए थे वो मैंने क्या बताया था, इनको बेटा पढ़ तो यहाँ लेते हैं बट अगर आपसे कोई पूछता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो बेटा आपका जो आपके क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास है उनको किस में रखा गया, आपके प्रोटिस्टा में रखा गया। जब हम बात करते हैं ब्राउन एल्गी की तो वहां आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। बेटा आपको क्या देखने को मिलता है एग्जाम्पल में, आपको देखने को मिलते हैं बेटा आपको सरगेसम देखने को मिलता है, आपको जो है लेमिनेरिया देखने को मिलता है, और दोनों को ही आपको क्या कहते हैं, दोनों को ही बेटा कैल्प कहते हैं। कैल्प क्या होती है बेटा, मरीन फॉर्म्स हैं जो कि आपकी 100 मीटर्स तक की होती है, जो आपकी समुद्र के अंदर प्रेजेंट होती है। बेटा सारा कुछ आपने पढ़ लिया होगा, अब आप रिवीजन कर रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऐसा। अगर कोई सीधे इनको पढ़ने आ रहा है तो बेटा वो तो महान है, उसे तो अपने पहले पैर भिजवा देने चाहिए, अपने वो पैरों को पहले भिजवा दे। यार कैसे ही चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा यार, सामने होते तो बेटा मैं मारता, बहुत गंदा मारता अगर बिना रिवीजन के अगर आप क्लास आते। चलो कोई ना, अब तो फिलहाल हम मार नहीं सकते हैं, पर बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ से जरूर सीखोगे। ठीक, तो बेटा मैं क्या कर रहा था, एग्जाम्पल की बात कर रहा था। सरगेसम हो गया बेटा आपका, लेमिनेरिया हो गया, इसके अलावा एक्टोकार्पस आ गया, फ्यूकस आ गया, डिक्टोएट आ गया। रेडोफाइसी की बात करते हैं तो बेटा आपके पॉरफायरा आ गया, ग्रेसिलेरिया आ गया, जिलेडियम आ गया, और बेटा आपके पॉलीस्फोनिया आ गया। ठीक, देखो, और ये रहे बेटा आपके एग्जाम्पल। ग्रीन एल्गी में क्या है बेटा, स्पायरोगैरा आ गया, यूलोथ्रिक्स आ गया, वॉलवॉक्स आ गया, कारा आ गया, यूडोरिना आ गया, क्लेमाइडोमोनास आ गया, क्लोरेला आ गया, और ये दोनों आते हैं बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार इसके अंदर बेटा प्रोटिस्टा में।
और बेटा सरगेसम लेमिनेरिया कैल्प होती हैं बेटा, एक्टोकार्पस फिकस डिक्टेटा, ये सब आ गया आपके ब्राउन एल्गी में। रेड एल्गी में आ गया बेटा पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, जिलेडियम और ग्रासीलेरिया, जिलेडियम और ग्रासीलेरिया। अब बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, आपके दिमाग में ये चीजें बैठ गई होंगी। तो चलो आओ इसी लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, और जो है मैं उम्मीद करूंगा आप अपना रिवीजन बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, और इसी तरीके से अपना रिवीजन करते रहो। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, रिवीजन लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो ठीक, और रिवीजन करते रहो, और ख्याल रखो अपना।